इमेजिन एक शिप जो अकेली, बिना किसी कैप्टन के, बिना किसी क्रू के हजारों किलोमीटर ओपन ओशन को क्रॉस कर ले। कोई स्टीयरिंग नहीं कर रहा, कोई इंजन रूम में नहीं बैठा, फिर भी वह शिप अपना रास्ता खुद ढूंढ रही है, ऑब्स्टेकल्स अवॉइड कर रही है और पोर्ट पे सेफली डॉक कर रही है। यह साइंस फिक्शन नहीं है और यह पॉसिबल हो सकता है और इसकी नींव 70 साल पहले रखी गई थी। आज हम बात करेंगे शिप के यूएमएस से मार्स तक के सफर का। यूएमएस यानी अनमैन्ड मशीनरी स्पेस। बात है 1960s की। एक टिपिकल मर्चेंट शिप में उस वक्त काफी इंजीनियर्स और काफी रेटिंग क्रू होते थे। उनका काम था 24/7 इंजन रूम में बैठना, गेजेस चेक करना और हर कुछ मैनुअली एडजस्ट करना। यह एक्सपेंसिव था, थका देने वाला था और इसमें रिलायबिलिटी भी काफी कम थी। हर इंसान की अपनी एक फटीग लिमिट होती है। उस फटीग लिमिट से अगर कहीं ज्यादा इंसान ने काम किया तो वह फटीग लिमिट उसके काम को प्रभावित करता था और उसकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता था। यहां से सबको समझ आया द नीड फॉर द ऑटोमेशन। तब आईएमओ को एक रिवोल्यूशनरी आइडिया का प्रपोजल आया, दैट इज अनमैन्ड मशीनरी स्पेस यानी यूएमएस। इसका मतलब था कि इंजन रूम में हर वक्त किसी इंजीनियर या किसी रेटिंग क्रू की जरूरत नहीं। एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो खुद चीजों को ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले, पर अगर जरूरत पड़ी तो एक अलार्म रेज करे जो कि एक डेजिग्नेटेड इंजीनियर को जाए और वह समय रहते कोई भी एक्शन ले सके। यूएमएस की कंसेप्ट एकदम से शिपिंग में नहीं आई। 1960s में पहली बार अनमैन्ड मशीनरी स्पेस जैसा कुछ कंसेप्ट सोचा गया। हर कंट्रीज अपने तरीके से डेवलप कर रही थी एंड स्कैंडिनेवियन एंड यूरोपियन फ्लीट्स यूएमएस पर काफी काम कर रहे थे। उन्होंने ऑटोमेशन को इतना इंप्रूव कर दिया जिससे कि अनमैन्ड मशीनरी स्पेस की नींव रखी गई। पहले अनमैन्ड मशीनरी स्पेस को पीरियोडिकली अनमैन्ड मशीनरी स्पेस कहा जाता था, यानी PUMS। धीरे धीरे यह काफी लोकप्रिय हो गया। फिर लेट 1970s में आईएमओ ने भी यूएमएस को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 1974 में आईएमओ ने पहली बार सोलास में अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस के तहत प्रोविजंस अडॉप्ट किए, जो कि 1980 में सोलास में एंटर इनटू फोर्स हुआ, जिसे आज हम यूएमएस यानी अनमैन्ड मशीनरी स्पेस के नाम से जानते हैं। नॉर्वे और स्वीडन इसके सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक सपोर्टर थे। स्कैंडिनेवियन शिपिंग कंपनीज ने इमीडिएटली एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इंजन रूम स्टाफ 12 से घटकर 4 से 5 पर आ गई। कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गए और कोई बड़ी एक्सीडेंट ऑटोमेशन के कारण तो नहीं हुई। यह पहला स्टेप्स था मशीन्स पर ट्रस्ट करने का। 1980s एंड 1990s में एक और रेवोल्यूशन आया, लेकिन इस बार इंजन रूम में नहीं, ब्रिज पे। पहले एक कैप्टन के पास होते थे पेपर चार्ट्स, मैग्नेटिक कंपास और इंट्यूशंस। फिर आया जीपीएस, फिर एक डिस्क यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स, डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन, फिर GMDSS यानी ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इन सब ने ऑटोमेशन को काफी इंप्रूव कर दिया और ह्यूमन डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर दिया। 2002 में आईएमओ ने AIS को मैंडेटरी कर दिया। इसका मतलब हर शिप अपना लोकेशन, स्पीड, हेडिंग ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट करती रहेगी। पहली बार शिप्स एक दूसरे को डिजिटली देख सकते थे। अब एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम में AIS, नेविगेशन चार्ट्स, इंजन कंट्रोल्स सब एक स्क्रीन पर आ गए। जापान ने वन मैन ब्रिज ऑपरेशन का कंसेप्ट डेवलप किया। थ्योरेटिकली एक अकेला ऑफिसर पूरी शिप नेविगेट कर सके। यूरोप में ऑटोमास्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर ओशन गोइंग मरीन ऑटोमेशन शिप एंड ट्रांसपोर्ट। बीज बोई जा रही थी, फसल अभी दूर थी। 2012 में यूरोपियन यूनियन ने फंड किया एक प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया मुनीन। मुनीन यानी मैरीटाइम अनमैन्ड नेविगेशन थ्रू इंटेलिजेंस इन नेटवर्क। SAT7 organizations, Fraunhofer CML, Brintech नॉर्वे, शामल्स यूनिवर्सिटी स्वीडन, सब एक साथ काम कर रहे थे एक शेयर्ड गोल के लिए, एक अनमैन्ड बल कैरियर जो ओपन सी क्रॉस कर सके बिना क्रू के। मुनीन ने 2 चीजें डेवलप की जो आज भी फंडामेंटल हैं। पहली, शोर कंट्रोल सेंटर SCC, एक लैंड बेस्ड कंट्रोल रूम जहां ऑपरेटर रिमोटली मल्टीपल शिप्स को मॉनिटर कर सके, जैसे कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन, बस यहाँ फ्लाइट्स की जगह पर शिप्स। दूसरी, वॉच असिस्टेंट सिस्टम यानी WAS, एक AI सिस्टम जो कंटिन्यूअसली नेविगेशन डिसीजंस, कोर्स करेक्शन, स्पीड एडजस्टमेंट्स और कोलिजन अवॉइडेंस को रिकमेंड करे। और यहाँ पर एक क्रिटिकल चैलेंज थी कोलरेग, इंटरनेशनल कोलिजन रेगुलेशन। यह रूल्स एज्यूम करते हैं कि शिप एक ह्यूमन है जो जजमेंट कॉल ले सकता है। ऑटोनोमस सिस्टम को इन्हें फ्लो करना था ऑटोमेटिकली। 2015 में मुनीन का फाइनल रिपोर्ट आया। कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी रेडी है, रेगुलेशन रेडी नहीं है। यह एक ऑनेस्ट रिव्यू था और इससे नेक्स्ट फेज की नींव पड़ी। 2017 ओस्लो, नॉर्वे। एक अनाउंसमेंट ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। नॉर्वेजियन फर्टिलाइजर कंपनी यारा
इंटरनेशनल और टेक जायंट कोंग्सबर्ग मैरीटाइम ने अनाउंस किया कि वह दुनिया की पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक फुल्ली ऑटोनोमस कार्गो शिप बनाएंगे। नाम यारा ब्रिकलैंड। रूट हेरोया फैक्ट्री से ब्रेविक पोर्ट तक, यानी सिर्फ 80 किलोमीटर। कार्गो क्या रहेगा? कार्गो फर्टिलाइजर। एमिशंस जीरो, क्रू इवेंचुअली जीरो। यह सिर्फ एक पीआर स्टंट नहीं था, यह जेन्युइनली रिवोल्यूशनरी थी, क्योंकि पहली बार एक कमर्शियल कार्गो वेसल ऑटोनोमी के साथ डिजाइन की गई थी, जो कि मिलिट्री नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, एक कमर्शियल थी। साथ ही आईएमओ ने भी एक्शन लिया। 2017 में मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी ने मास यानी मैरीटाइम ऑटोनोमस सरफेस शिप का फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुरू किया। उन्होंने 4 लेवल डिफाइन किए। लेवल 1, शिप ऑटोमेटेड होंगे, फुल क्रू भी ऑन बोर्ड होंगी, सारे डिसीजन ऑटोमेटिक होंगे, लेकिन कभी भी ऑटोमेशन फेलियर हो तो तुरंत ही क्रू कंट्रोल अपने हाथ ले सकते हैं। लेवल 2, लिमिटेड क्रू ऑन बोर्ड रहेंगे और शिप शोर से कंट्रोल हो सकते हैं। किसी इमरजेंसी के दौरान क्रू कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। लेवल 3, कोई क्रू ऑन बोर्ड नहीं होगा एंड शिप पूरी तरीके से रिमोटली कंट्रोल्ड होगा। लेवल 4, कोई व्यक्ति शिप पर ऑन बोर्ड नहीं होगा और ना ही रिमोटली ऑपरेट होंगे। शिप खुद ही ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस तरीके से अपना रास्ता डिसाइड करेंगे, ऑब्स्टेकल्स अवॉइड करेंगे और एआई को यूज करते हुए खुद सही सलामत पोर्ट तक पहुंचेंगे। 2020 कोविड-19 दुनिया रुक गई और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक नाइटमेयर शुरू हुई। 26,000 से ज्यादा सीफेरर्स मंथ्स तक अपने शिप पर स्ट्रैंडेड रहे। क्रू चेंजेस इम्पॉसिबल थी, पोर्ट्स बंद थे, मैनिंग एजेंसियां काम नहीं कर रही थी। यह क्राइसिस बन गई ऑटोनोमस शिप्स की एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट। जापान ने अपना DFFES प्रोजेक्ट यानी डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ फुल ऑटोनोमस शिप ड्रामेटिकली एक्सेलरेट कर दिया। 2022 में टोक्यो बे में 100 से ज्यादा वेसल्स का कोऑर्डिनेटेड ऑटोनोमस कॉन्वॉय डेमोन्स्ट्रेट किया। साउथ कोरिया ने HINAS डेवलप किया, हुंडई इंटेलिजेंट नेविगेशन असिस्टेंट सिस्टम अपनी कमर्शियल शिप्स पे। चाइना ने जोशोन और गोंगडोंग में डेडिकेटेड ऑटोनोमस शिपिंग टेस्ट जोन्स डेजिग्नेट किए। यह एक ग्लोबल रेस बन गई थी। चैप्टर 6 वेयर वी आर टुडे। आज हम एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लार्जली रेडी है, असली बैटल रेगुलेटरी है। 2023 में आईएमओ ने मास कोड का ड्राफ्ट फाइनलाइज किया है। आइए हम मास कोड के विकास को एक विस्तृत रूप से समझते हैं। 2017 से 2021 के बीच आईएमओ ने ऑटोनोमस शिप पर स्टडी शुरू की और देखा कि पुराने नियम जैसे सोलास एंड कोल्ड्रिक इसे पूरी तरह कवर नहीं कर रहे थे। फिर 2024 में आईएमओ ने एक रोड मैप बनाया कि आगे कैसे रूल बनाए जाएंगे। मई 2026 में मास कोड का नॉन मैंडेटरी यानी वॉलंटरी वर्जन आएगा, जिसे शिप ट्रायल के तौर पर फॉलो करेंगे। फिर 2026 से 2028 तक एक्सपीरियंस बिल्डिंग फेज चलेगा, जिसमें शिप्स से डाटा कलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद 2028 से 2030 तक आईएमओ एक मैंडेटरी मास कोड तैयार करेगा और सोलास में बदलाव करेगा। फिर 2030 तक यह मैंडेटरी कोड ऑफिशियली अडॉप्ट हो जाएगा और अंत में 1 जनवरी 2032 से मास कोड पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। एआई कंपनी जैसे ऑर्का एआई और नॉटिकस रोबोटिक्स अब कमर्शियल स्केल पर ऑपरेट करते हैं रियल ओशंस में। मर्क्स और एमएससी जैसे जायंट्स ने ऑटोनोमस नेविगेशन पायलट शुरू किए हैं अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट पे, लेकिन चैलेंजेस अब भी हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऑटोनोमस शिप की सबसे बड़ी दिक्कत। एक ऑटोनोमस शिप बेसिकली एक नेटवर्क कंप्यूटर है, अगर हैक हो गई तो बहुत बुरा होगा। लाइबिलिटीज, एक्सीडेंट्स के जिम्मेदार कौन होंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी, ऑपरेटर या ओनर? और अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब में इंसान का क्या होगा? 1960s में जब यूएमएस आया था तब भी लोगों ने कहा था जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियर्स गायब नहीं हुए, उनके रोल्स इवॉल्व हो गए। आज वही सवाल फिर खड़ा है, लेकिन इस बार स्केल बहुत बड़ा है। मास सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, पूरे शिप को चेंज कर रहा है। फ्यूचर में एक सीफेरर शायद समुद्र पर नहीं बल्कि एक शोर कंट्रोल सेंटर में होगा। एक ऑपरेटर एक टाइम पर मल्टीपल शिप्स को मॉनिटर करेंगे, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लेकिन ओशंस के लिए। नए रोल्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे कि रिमोट शिप ऑपरेटर्स, ऑटोनोमस सिस्टम इंजीनियर्स, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। लेकिन कंसेप्ट भी रियल है। अगर शिप पर रिस्क कम होगा तो क्या सैलरी भी कम होगी? अगर ऑटोनोमस रिलायबल हो गया तो क्या क्रू की डिमांड रिड्यूस होगी? आईटीएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं, कंप्लीट ऑटोमेशन थाउजेंड्स ऑफ जॉब इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स जॉब को खत्म नहीं करती, उन्हें रीडिफाइन करती है। तो यह सवाल नहीं है कि शिप्स ऑटोनोमस होंगे या नहीं, वो तो होंगे ही। सवाल यह है कि क्या हम उनके साथ इवॉल्व करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।